श्री मात्रे नमः। आप सभी के भीतर बसने वाले उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच पाए हैं। ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही। ये हालांकि सब्सक्राइबर उतना कोई मोटिव अपना नहीं है, वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी उपलब्धि है तो आपके साथ साझा करने का मन हुआ। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। पारद के विषय में बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे और वो पारद उसके बाद मतलब कई सारे ऐसे सवाल थे जिनको जो फ़ोन के माध्यम से या किसी तरह से उनको बताना थोड़ा सा कठिन था, तो हमने सोचा है कि इस पर विस्तृत वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो के बाद आपको ये वीडियो बहुत फैक्टफुल होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको शायद पारस से रिलेटेड कोई डाउट शायद ना ही रहे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पारद, या हम भारतवर्ष की बात करें, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम इस देश में जन्मे हैं। और हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश रहा है। विश्व ने हमारे यहाँ जो लोहा माना है वो इस बात से नहीं माना कि हम सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। हमारा जो मुख्य कारण हमारे देश का रहा हमेशा अग्रसर रहने का, वो रहा ज्ञान। वो ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करके तप करके उस ज्ञान को अर्जित किया। और बहुत सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान वक्त के साथ लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, और इसी वजह से वो ज्ञान आज की डेट में व्यवहारिक रूप से उपलब्ध भी ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। इसलिए आधे से ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, समझ में नहीं आती है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको फैक्ट के साथ जोड़ें और उन्हीं से रिलेटेड आपको समाधान दें। तो एक पुस्तक से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। हालांकि पारद को जब आप इस पुस्तक में देखेंगे, आप नॉर्मली भी उस अपने आप से भी कोई आप उसके बारे में जब आप अपनी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक पुस्तक से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। ये पुस्तक का नाम हमने पहले भी लिया हो, आई होप आपको कैमरे में पढ़ने के लिए आ रहा हो। ये पारस संहिता किताब है, खेमराज प्रकाशन मुंबई। ये श्री कृष्णराज प्रकाशन मुंबई की ये पुस्तक है। आज की डेट में बुक्स तो बहुत आपको भारत के बारे में मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी हैं, अपडेटेड हैं और मैनिपुलेटेड भी हैं। तो ये दिखने में आपको कोई इस बुक में कोई पिक्चर वगैरह नहीं दिखेगी। हो सकता है आपको देखने में पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा है, तो आपको पढ़ने में इसको उतना मज़ा ना आए। लेकिन हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं, हम जानते हैं ज़्यादा गुणकारी वही होती हैं। तो इसी चर्चा में हम पारद की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमने पारद संहिता के आपको कुछ चीज़ें बताई भी हैं। आज की डेट में आपको पारद की बात करें तो थोड़ा पारद के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो वो पारद जो है, या मरकरी, पारा, Hg, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 80 नंबर पर देखते हैं, 80, उसके जस्ट बगल में Au यानी कि ऑरिक यानी कि गोल्ड है। हालांकि गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं। एक समय ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सबका इसमें अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। एक ऐसा भी समय हमारे देश में था कि पारद से सोना बनाने का भी एक तरीका, वो भी इंडिया के पास ही था, वो भी भारत के पास ही था। मैं इंडिया बोल रहा हूँ, वो हैबिट में नहीं आ रहा है। तो भारतवर्ष के पास था हमारा जो पारद को सोने से कन्वर्ट करना, या फिर पारद की मदद से सोने का निर्माण करना। हालांकि आज की डेट में तो यह विद्या पूरी लुप्त और गुप्त हो चुकी है और विलुप्त हो चुकी है। तो आजकल का तो ये चीज़ संभव नहीं है, लेकिन ये विद्या हमारे पास थी। आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में भी आपको ये चीज़ जानने के लिए मिल जाएगी। लेकिन एक पुस्तक में पढ़ना और उसको प्रैक्टिकली करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे आप पानी में कैसे तैरना है, इस पर हम पुस्तक पढ़ें, और पानी में जब तक तैरेंगे नहीं तो तैरना नहीं आएगा। इसी तरीके से पारद के जो शोधन करते थे जो लोग, या पारद पे जो रिसर्च करते थे, उनको रस शास्त्री कहा जाता था। एक अलग ही प्रोफेशन था पहले। जैसे आजकल हमारे हमारे जो केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं, जो केमिस्ट तो खैर दवाई वाले हो गए, एक जो केमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स हैं जो अलग अलग सॉल्यूशंस पे, अलग अलग लवणों पे, या फिर आपके क्षार पे, एसिड बेस, इन सब पे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो हमारे यहाँ पहले रस शास्त्री कहे जाते थे। रस अपने आप में रस की महिमा है। रस को हम मेटल से कनेक्ट करते हैं, और उनमें भी जो रस में भी जो महारस है उसको पारद कहा गया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपका इस पे रिलेटेड रुझान दिखा तो मैं बिल्कुल इस पर स्टडी करके आपको ज़रूर ये चीज़ें लेकर के आऊँगा।
तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। जो पारद होता है उसमें कुछ दोष होते हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि मरकरी जो है पारद, वो जहरीला होता है। आप इंटरनेट पे हज़ारों वीडियो देख सकते हैं इस बारे में कि पारद जहरीला है, टॉक्सिक है। तो जब पारद टॉक्सिक है तो पहले उसके बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि टॉक्सिक क्यों है या टॉक्सिक किस प्रकार का है। तो अगर हम उसकी बात करें कि पारद टॉक्सिक है, तो मैं आपको थोड़ा वीडियो में जूम करके पुस्तक से कुछ दिखाता हूँ। और पारद में अगर दोष है तो उस दोष को निवारण करने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि अगर दोष हैं पारद में या फिर नहीं भी हैं तो क्या वो उनके निवारण करने की आवश्यकता है कि नहीं। तो मैं आपको सिर्फ बताना नहीं चाहता, दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक पुस्तक में, आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये मैंने हाईलाइट भी किया है। इसमें लिखा है, आप इसको थोड़ा क्लियर से पढ़ें, पारद के दोष निवारण करने की आवश्यकता, मतलब आखिर पारद के दोषों का निवारण करना क्यों है। अगर मैं इसको स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, आप इसको खुद भी पढ़ सकेंगे। इसमें लिखा है, जबकि पारद संपूर्ण दोष से रहित होता है तब मृत्यु रोगों का नाशक साक्षात अमृत ही है और दोषों से मिला हुआ पारद विष तुल्य है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पारद संहिता के शब्द हैं। आप कहीं से भी पारद संहिता, अच्छी पुरानी किताब की दुकान आपके यहाँ शहर में होगी, अब वहाँ से जाएंगे और ये पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि पारद संहिता में एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको कई सारे पेजेस जो आगे पीछे लिखे हैं वो गड़बड़ है। मतलब जैसे इंडेक्स में पेज नंबर 16 है तो वो सामने बुक में शायद 17-18 नंबर पे थोड़ा सा एक दो पेजेस का मिसप्लेस है। तो आप देख रहे होंगे कि जब पारद को संपूर्ण दोषों से अगर रहित होता है तो मृत्यु रूपों का नाशक साक्षात अमृत है और दोषों से मिला हुआ पारद विष तुल्य है। ये आपको ये पढ़ने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट में मिल जाएगा, आप ये पढ़िए इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको, ये मैं बुक को पढ़ के रखता हूँ, खुद से भी पढ़ें, वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, वीडियो पॉज करें, अपने आप से आप पढ़ें। अब इसमें अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप जो पारद है जिसमें दोष हैं, अगर उसका भक्षण करेंगे जो विष के समान है, तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान होने के चांसेस हैं। मृत्यु तुल्य बताया जा रहा है कि मृत्यु तक की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारद जो विषैला हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पारद को आयुर्वेद में पारद भस्म भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन कोई सिद्ध व्यक्ति ही या कोई सिद्ध जो आपका वैद्य है वही इसको उस स्तर तक पहुंच सकता है। क्योंकि आयुर्वेद का भी बड़ा बुरा हाल है, आपको पता है। वक्त के साथ जितना अपग्रेडेशन मेडिकल साइंस में आया है उतना आयुर्वेद में नहीं आया। आयुर्वेद और जो हमारा अध्यात्म है या एस्ट्रोलॉजी भी हम इसको बोल देंगे या कनेक्ट करें, अकल्ट साइंस और जो आयुर्वेद है, ये दोनों साथ में पैरेलल एक साथ चलते हैं। इस बारे में हम कभी विशेष और चर्चा करेंगे, लेकिन हमने पारद का आपको एक एग्जाम्पल दिखाया। दूसरा मैं आपको पढ़ देता हूँ, इसमें मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपको रोक के दिखा भी दूंगा। दोषों से युक्त पारद विष तुल्य है, जबकि पारद दोष रहित शुद्ध होता है तब साक्षात अमृत रूप होकर मृत्यु और बुढ़ापे को दूर करता है। इस कारण वैद्य पारद को शुद्ध करें। लिखा है ये, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इस पॉइंट को। ये पॉइंट आप पढ़िए जरा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेहतर इसके लिए, क्योंकि अगर मैं कैमरा कहीं और सेट करूँगा तो फिर मुझे बात करने में आपसे कठिनाई आएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़िए। तीसरा भी लिखा है, जो मनुष्य संस्कार रहित जिसमें संस्कार ना हुए हैं पारे में, अर्थात अशुद्ध पारद का भक्षण करता है। ये खाने से रिलेटेड ज़्यादातर बात हो रही है, अभी खाने वाली पारद पे हम अभी नहीं पहुँच रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर पारद को खाया भी जा सकता है तो इसका मतलब वो कितना शुद्ध किया गया होगा। उस मनुष्य के शरीर में वह अशुद्ध पारद दुख को करता है और देह का नाश, अनेक प्रकार का कोढ़ और मनुष्य को कठिन रोग पैदा करता है। ये भी आप पढ़ें एक बार, मैं आपको इसको फिर से थोड़ा क्लोज अप दिखाता हूँ। इस वाली लाइन को आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और तसल्ली से इसको पढ़ें। हालांकि मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको कोई ऐसा लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें आप ये पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक हमने अभी बात क्या करी है कि पारद को दोष रहित रहना क्यों ज़रूरी है। तो पारद में दोष कैसे हैं, पारद अशुद्ध क्यों है, हमने पहले ही बात करी थी। पारद में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, अभी हम उन दोषों की बात भी करेंगे। लेकिन दोष अगर पारे में है तो उस पारद को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी तक बात सिर्फ खाने से रिलेटेड है, अभी हम आगे भी चलेंगे इस पर।
कुछ पॉइंट मैंने मार्क करे हुए हैं, मैं उन्हीं को पहले आपको बताता हूँ। भारत के विषय में जो अगर आपको सटीक पुस्तक अगर कोई चाहिए जिसमें आप मान सकें कि मिलावट ना हो या उसमें जानकारी को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं करा गया हो, तो उसके लिए आप पारस संहिता का चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी प्रसिद्ध वैद्य या कोई आसपास आपके कोई पुराने वैद्य हो जो एज में काफ़ी ज़्यादा हो, जो आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हों, आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे पारस संहिता के बारे में। और जो बीएमएस के विद्यार्थी होते हैं वो भी पारस संहिता को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, भारत के अभी दोषों की बात नहीं कर रहे, भारत के संस्कारों की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत के 8 संस्कार होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 संस्कार होते हैं, बहुत बोलते हैं 15, 14, न जाने कुछ 108 भी बोलते हैं। बहुत सारे तरह की चीज़ें भारत के विषय में लोग बोलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ भारत के 18 संस्कार और उनके नाम भी साथ में। तो हम एक पेज पे चलते हैं। हालांकि भारत के अगर हम इस पे चर्चा करें तो भारत के जो अगर हम पुराने समय की बात करें तो 108 संस्कार तक सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। सुनने में ये कठिनाई है कि चीज़ कितनी प्रमाणित है कि नहीं, ये कहना कठिन ही होता है बहुत। तो हम बात अगर करेंगे अभी, तो हमने पेज नंबर इसका 55 खोला है और इसमें नीचे लिखा है भारत के 18 नाम, भारत संस्कार के 18 नाम, सॉरी। तो उन 18 नामों को हम पढ़ देते हैं आपके सामने। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको देखें, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। भारत के 18 ही संस्कार हैं और किसी जगह 19 संस्कार कहे गए हैं और कहीं कहीं 8 संस्कार ही माने गए हैं। ये बात अभी है। अब हम इन संस्कारों की बात करें। पारा के जो 8 संस्कार है जो भारत की, अभी भारत की बात हो रही है, तो उन संस्कारों का नाम मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपके सामने में उसका फोटो दिखा देता हूँ। तो वो संस्कार है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, ये तो पढ़ना बड़ा कठिन है, उत्थितपति, पातन, रोध, नियामन, संदीपन, गगन भक्षण, अब्रजारण या प्रमाण कह रहे हैं, चारण, गब्रदुति, ब्रह्मदुति, पारदजारण, राग, सारण, संक्रामण, वेद और शरीर योग, पारद भक्षण, ये 18 भारत के संस्कार है। हो सकता है मैंने पढ़ने में कोई त्रुटि करी हो, तो मैं आपको सामने आपको ये दिखा भी देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तसल्ली से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें और आप इसको पढ़ लें या रोक के पढ़ लें, जैसे मर्जी आप कंफर्टेबल हो। तो ये भारत के 18 संस्कार हैं। हालांकि भारत के और संस्कारों का भी वर्णन है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत का जब हम भारत पे क्रियाएं करते हैं, भारत का जब हम कोई काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं रस की 5 गति, रस की 5 प्रकार की गति गई है। तो उस गति में से एक पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना कठिन हो जाएगा। जिस दिन श्रेष्ठ मुहूर्त नक्षत्र, श्रेष्ठ नक्षत्र और अपने अनुकूल ग्रह हो, उसी दिन गुरु की आज्ञा लेकर विधि से रस कर्म करना चाहिए। रस कर्म को करें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये बात यहाँ पे लिखी है, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। क्या बोला गया है कि मुहूर्त सही होना चाहिए और गुरु की आज्ञा से लेके आपने करना है। दूसरा, आपको वक्त का, पहर का, समय का, इसका ध्यान भी रखना है। तो अब इतनी सही बातें हमने इसमें पढ़ी हैं, कुछ 2-4 चीज़ें हमने और भी नोट करी हैं, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ, फिर उसके निष्कर्ष में हम पहुँचेंगे। हालांकि अभी मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ जो पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। रस की 5 गति, हाँ इसको भी मैं पढ़ देता हूँ, ये मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था, मैंने वो पेज खो दिया है। रस की 5 गति अगर हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका दिखा दूंगा। रस की 5 गति, यदि पारद का जल में संस्कार करें तो जल रूप होकर नष्ट हो जाता है। पारद जल रूप बन जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा पारद, अर्थात जल के ऊपर सूक्ष्म रूप से आकर बह जाता है। और संग सूर्य के प्रकाश में अगर संस्कार करें तो सूर्य की तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। माफ करिएगा। यदि किसी पदार्थ के साथ शुद्ध किया जाए तो उस पदार्थ को मैल रूप, उसके मैल द्वारा निकल जाएगा उस पदार्थ के, अथवा किसी यंत्र द्वारा शोधा जाए तो घूमे के ऊपर में परिणत होकर निकल जाएगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से भारत का संस्कार इतना आसानी से नहीं हो रहा। तो इसका बोला गया है
जिस प्रकार अंडे में से जीव निकलता है और उसे निकलने की कोई गति मालूम नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं पता चलता आपको, वो होते हुए नहीं दिखता ज़्यादातर, इसी प्रकार पारद भी पांचवी दशा जीव गति है। इनमें चारों दशाओं को तो वैध देख सकता है और पांचवी दशा अदृश्य है, इसलिए वो पांचवी गति मध्यानादि से रोकी जाती है। इसका मतलब क्या कहा जाए कि पारद को अगर हम साधना चाहते हैं तो वो मध्य गति से, बहुत धीरे धीरे गति से होता है, जैसे कि एक अंडे से एक बच्चे का बाहर आना, तो वो स्लो प्रोसेस है। अब ये रही बात रस के, मैं इसको भी आपको स्क्रीन, इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हम इसको भी एक बार थोड़ा सा जूम करके इसको पढ़ेंगे, पूरा पैराग्राफ की बात हम कर रहे हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़िए। ये तो कुछ थियोरेटिकल बातें हुई, अब कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें, सबसे पहले तो पारद को हमें जानने को मिला कि पारद को शुद्ध करना ही पड़ेगा पहले। अगर वो पारद शुद्ध किया नहीं गया है तो वो दोष के साथ होना है, दोष उसमें होना ही होना है। उसमें मुहूर्त का भी ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो पारद से रिलेटेड कोई भी आपको आर्टिकल, चाहे वो गुटिका हो चाहे शिवलिंग हो, अगर आपको आसानी से ऐसे ही मार्केट में मिल जा रहा है तो आप ये बताएं मुझे कि आप खुद ही सोचें कि क्या वो पारद को शुद्ध किया है। हो सकता है शुद्ध का पारद कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पारद का शिवलिंग है, हालांकि हमने पहले भी आपको इस तरह का शिवलिंग दिखाया है। आप देखेंगे इसमें कोई परफेक्ट जो है शेप वगैरह भी नहीं आ पा रही है, ना ही और उसमें स्मूथनेस भी नहीं है। ये हालांकि 500 ग्राम का है तो काफ़ी मतलब अच्छा बना है, लेकिन फिर भी आप देखोगे जैसा मार्केट में आपको या इंटरनेट के माध्यम से आपको पारद का शिवलिंग देखने को मिलता है, ये उससे कोसों दूर है। इसमें जो है आपको बहुत सारी त्रुटियाँ, निशान और ये सब, इसकी सरफेस भी जो है वो इतनी स्मूथ नहीं दिखेगी आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा। इसको थोड़ा मैं और प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर शिवलिंग दिख जाए। अच्छा, इसमें चमक भी नहीं है इस समय, बताओ ये कोई इसको पारद कह सकता है कि देखने में ये पारद है? नहीं लग रहा देखने में पारद है। लेकिन जब आप इसे चांदी का अभिषेक करेंगे, जो लोग हमसे शिवलिंग लेते हैं या जिन्होंने लिए भी हैं, जिन्होंने हमारे द्वारा कभी उसको मंगाया, तो वो समझ सकते हैं कि ये कैसा हो जाता है वक्त के साथ। अब जब आप इसको चांदी का भक्षण कराएंगे या स्वर्ण भक्षण कराएंगे तो इसका जो कलर है, मतलब जो है वो चमक इसमें बढ़ने लगती है। तो ये जो शिवलिंग है ये पारद का संस्कारित शिवलिंग है, इस संस्कार से बना हुआ शिवलिंग है जो पहले शुद्ध किया गया। इसलिए आपको पता होगा कि जैसे हमने बोला संस्कार से पारद को शुद्ध करना है, तो जब शुद्ध करेंगे उसको तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा। तो जो रेडीमेड शिवलिंग मार्केट में एकदम धड़ाधड़ स्पीड से मिल रहा होगा, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? आप इस पर अपनी खुद की मति का प्रयोग करें। मैं यहाँ पे आपको कोई मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई गलत है या सही है, लेकिन क्या वो शुद्ध हो सकता है? आप ये सवाल खुद से पूछें। तो वो शुद्धता के नाम पे क्या ही मिल रहा होगा। तो पहले जब पारद को लेंगे उस पर कई सारे संस्कार करने के, अभी मैंने कुछ संस्कारों का आपका नाम लिया, हालांकि 18 संस्कार हम भी नहीं कर पाते हैं। हमारे पास हम भी 18 संस्कार से युक्त शिवलिंग जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। मैक्सिमम हम जो कर पाते हैं, जनरली जो हम करते हैं वो 10 संस्कार करते हैं, और कहने में अगर मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम 14 संस्कार कर पाते हैं। उससे ज़्यादा संस्कार करना हमारे लिए भी अभी संभव नहीं है। थियोरेटिकली हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो जब उस तक उसको करेंगे नहीं, हम उसे कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कि हम वही कहना पसंद करते हैं जो हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, सॉरी। तो पारद जो है, पारद एक बहुत ही पावरफुल, अगर हम बात करें, अगर आप शिव पुराण के अनुसार भी जाएँ, हालांकि इस समय मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है। गृहस्थ के लिए अगर शिवलिंग को आपको घर में स्थापित करना है तो उसमें कुछ बहुत बेहतर जो ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन उनमें पारद का खुद का है। पारद शिवलिंग ये सबसे अच्छा शिवलिंग माना गया है शिव पुराण के अनुसार। आप किसी जिसने व्यक्ति ने शिव पुराण को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उससे आप ये बात समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा बात हमें उसमें समझ नहीं आती, तो हम उसको अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने शब्दों को भी, अपनी सोच को भी, अपनी मति को भी उसमें डाल देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने चीज़ें पढ़ी, हो सकता है उनमें जो मैंने पढ़ा हो और जो एक्चुअल उसका मतलब हो, दोनों फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम कोई किसी से एक्सप्लेनेशन तो नहीं ले रहे उसका, हमने कोई चीज़ पढ़ी और आपको बता दी। तो कई बार पढ़ने में और समझने में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये बात साधारण सी पता चल रही है कि पारद जो है दोषयुक्त है,
उसका शोधन आवश्यक है। और उसके बिना शोधन के अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो एक अशुद्ध पारद होता है और उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसमें आपको एक टॉपिक मैंने और देखा था, उसमें ये भी लिखा था कि दोषयुक्त पारद का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी वो टॉपिक था। तो मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ, अगर मुझे टॉपिक मिल जाता है तो। हालांकि मैंने वो ढूंढने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। हाँ, उसमें लिखा भी था दोषयुक्त पारद, हमने पढ़ा था कि दोषयुक्त पारद। मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट पहले दिखाए थे उनमें भी था, सबसे शायद शुरुआत वाले में ही था। तो जब पारद में दोष जब तक उपलब्ध है तो उस पारद शिवलिंग को लेने का कोई मतलब नहीं है। और सारी चीज़ों का जो मामला डिस्टर्ब हुआ है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कमर्शलाइजेशन। आप देखते हैं पूजा पाठ की जितनी भी चीज़ें हैं धड़कल्ले से वो हर जगह पे उपलब्ध हैं, और जो चीज़ हर जगह उपलब्ध है आप समझ सकते हो उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। क्योंकि आज भी अच्छी चीज़, गुणवत्ता वाली चीज़ को ढूंढने में परेशानी आती है। और हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। ऐसा नहीं है कि जिसका पैसा नहीं है तो वो महादेव की या ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सामर्थ्य से जो करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें जो आप लें शुद्ध लें। जिस व्यक्ति को आप भरोसा करते हैं उन्हीं से ये चीज़ें लें। अगर आपको कहीं नहीं मिले तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी लें हमेशा शुद्ध चीज़ का प्रयोग करें। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और यही हम हमेशा से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी इसमें ये अवधारणा है कि ईश्वर हमसे सुपीरियर है और हमसे बहुत ऊंचे पायदान पे है। तो अगर हम उनको कुछ ऑफ़र करें तो ये सोच के ऑफ़र ना करें। जैसे आजकल मानसिकता क्या होती है ना कि जैसे मुझे हवन कराना है तो हवन के लिए, पूजा के लिए घी चाहिए, तो वो कहते हैं जी अमूल का नहीं, अमूल का नहीं, वो देता हूँ पूजा वाला घी। तो कहते हैं 250 रुपये का है, 250 रुपीज़ का ये kg है। तो क्या वो घी हो सकता है? तो क्या हम उस घी को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो हम कैसे उसे पूजा में प्रयोग कर सकते हैं? हमारी मानसिकता ये है कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है 600 रुपये का घी लेने, 800 रुपये का, 1000 रुपये का घी लेने का, तो आप जो है तिल का तेल ले लीजिए, या आप घी लेना चाहते हैं तो बहुत कम ले लीजिए। ज़रूरी थोड़ी है पूरा दिया आपने भरना है। आपकी श्रद्धा ही इम्पॉर्टेंट है। आपका भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना, आप सोने की मूर्तियाँ प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप, है ना, कुछ भी, सबसे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर किसी भी बंधन से परे है, वो आपके भाव के भूखे हैं और कोई मतलब नहीं है इस बात का। लेकिन जब आप चीज़ों का प्रयोग करें तो जैसे हम अपने लिए चयन करते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है और मैं और बेहतर लूँ खुद के लिए, जैसे एक शर्ट भी अगर हमें लेनी होती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं और बेहतर लूँ। या फ़ोन ले रहे हैं तो कहते हैं नहीं और लेटेस्ट फ़ोन कौन सा आ रहा है जिसमें मेरे को बहुत एडवांस फीचर मिले। अगर हम 10,000 का फ़ोन ले सकते हैं तो हम 12 का लेते हैं, 15 का लेते हैं। हम अपने आप को पुश करते हैं लिमिट के लिए। ऐसे ही जब आप ईश्वर से रिलेटेड किसी भी वस्तु का चयन करें तो हमेशा उसमें गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। यही हमारी आपसे दरख्वास्त है, यही सोच हमारी है, इसी सोच के साथ हम काम करते हैं और यही सोच आपको हमारी बहुत लोगों को पसंद भी आती है। अगर आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बेहतर है तो आप हमें सहयोग करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।